शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। AWS के प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप अभी देखना चाहें तो इस कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने से एक तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी है, प्लस जब आप पेपर देखते हैं तब आप एकदम से शॉक या सरप्राइज नहीं होते हैं, आपको पेपर का फॉर्मेट पता होता है और आप प्रिपेयर्ड होते हैं माइंडली, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम है। इस पेपर में आपके पास वेस्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं होता है, आपको तुरंत क्वेश्चंस लगाने होते हैं। प्लस इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 मार्क्स की, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। अगर हमें इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाने के कारण हमें अपनी एफिशिएंसी और बढ़ानी पड़ती है। तो आइए बाकी का बचा हुआ हम पेपर कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये आप हमने कल करी थी। इस पूरे पैसेज की एक एक मीनिंग समझा था, उस मीनिंग के बाद हमने सारे क्वेश्चंस किए थे। AWS के एग्ज़ाम में दो पैसेज आते हैं, एक पैसेज हम कर चुके हैं, अब हम दूसरा पैसेज करने वाले हैं। Read the passage given below and answer the question that follow according to the context of the passage। एक और बात मैं बता दूं कि जो फर्स्ट पैसेज होता है वो डिफ़िकल्ट होता है और उसमें जो वोकैबुलरी आती है वो भी बहुत अच्छी आती है। सेकंड पैसेज जो होता है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है। तो अब सेकंड वाला करते हैं, साथ ही हम आज सारे क्वेश्चंस जो इंग्लिश के बचे हुए हैं वो सब भी लगाएंगे ताकि आगे का पेपर हो सके। The manager of a firm was interviewing applicants for the post of night watchman he had advertised. He was very hard to please and always found something wrong with each man. One had long hair, another small eyes, a third was too thin, a fourth very fat and another too tall। तो इसका मतलब ये है कि एक फर्म है जिसका मैनेजर है वो इंटरव्यू कर रहा है, इंटरव्यूइंग एप्लीकेंट्स जिन्होंने आवेदन दिए हैं उन सब का नाइट वॉचमैन की पोस्ट के लिए, जिसमें जो वो पर्सन है जो मैनेजर है वो ही इज़ वेरी हार्ड टू प्लीज़, मतलब उसको सेटिस्फाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जब भी ऐसे फ्रेजेस आए पेपर, देखिए अनसीन पैसेज करने की एक ट्रिक है, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें और जब आप पैसेज पढ़ें, थॉरली पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, तो ऐसे जो फ्रेजेस आ रहे हैं जिसको लगता है कि क्वेश्चन में मिल सकते हैं तो तुरंत आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपका टाइम बच जाए। एंड ऑलवेज फाउंड समथिंग रॉन्ग, तो वो क्या करता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेता है। ये इस पैराग्राफ का मीनिंग था। आगे चलते हैं। अमंग द एप्लीकेंट्स इंटरव्यूड बाय द मैनेजर फॉर द पोस्ट वॉज रामकृष्णन। जो आवेदन जिन्होंने दिया था उनमें से एक जो है वो रामकृष्ण था। He watched all this as he sat at the veranda patiently waiting for his turn to be interviewed। तो वो बहुत देर से पेशेंटली, धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहा था और ये सब देख रहा था कि मैनेजर जो है वो कैसे सबको लौटा देता है, कैसे सब में कमियां निकाल लेता है। He resolved to be prepared for anything. When his turn come, all went well. The manager found nothing wrong with his appearance, size, or constitution. He was so handsome, tall, and strong that the manager was really pleased to see such a well-built young man। तो जब वो उसके पास गया इंटरव्यू के लिए, जब उसकी बारी आई तो उसने देखा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंडसम मैन है रामकिशन, और वेल बिल्ड है, ना तो उसकी हाइट छोटी है ना आंखें छोटी हैं, सब कुछ फिजिकली बहुत अच्छा है। तो फिर वो पूछता है, इज़ योर हेल्थ साउंड? मैनेजर पूछता है, सेड द मैनेजर एट लास्ट, इज़ योर हेल्थ साउंड? तुम्हारी जो हेल्थ है वो अच्छी है? तो वो रामकिशन रिप्लाई करता है, नो सर, रिप्लाइड रामकिशन, नॉट क्वाइट नहीं, आई सफ़र फ्रॉम वन सीरियस कंप्लेन। व्हाट्स दैट? वो कंप्लेन क्या है? आस्क द मैनेजर शार्पली। स्लीपलेसनेस, काम द प्रॉम्प्ट रिप्लाई। अब वो कहता है कि स्लीपलेसनेस की कंप्लेन है मेरे साथ जो कमी है
वो ये है, द मैनेजर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर ऑफ द यंग मैन दैट विदाउट क्वेश्चनिंग हिम फर्दर ही अपॉइंटेड हिम। अब स्लीपलेसनेस की कमी एक वॉचमैन के लिए, नाइट वॉचमैन के लिए तो बहुत अच्छी है, तो वो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने उसे अपॉइंट कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं, द मैनेजर वॉज हार्ड टू प्लीज। मैंने बोला था फ्रेजेस को तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए और देखिए, हार्ड टू प्लीज, दिस मीन्स difficult to satisfy, used to complain without any reason, very unkind, hard hurted। तो इसका आंसर होगा difficult to satisfied। The passage shows the failure of the manager, the cleverness of the Ramkishan, efficiency of the manager and the bad health of Ramkishan। तो cleverness of Ramkishan। नेक्स्ट क्वेश्चन है, not quite in the context means very well, somewhat, not so, not completely। not quite means not completely, इस context में इसका मीनिंग ये होगा। sleeplessness could be linked to applicant's illness, foolishness of applicant, the job as a night watchman and the manager's foolishness। तो इसका क्या होगा, applicant illness। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 54 से 56 हमें क्वेश्चन करने हैं। इसमें कह रहा है, ईच ऑफ दीज क्वेश्चन कंटेन अ वर्ड इन कैपिटल लेटर फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव वर्ड और फ्रेजेस। फ्रॉम अमंग द ऑल्टरनेटिव चूज द वन मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। तो सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम्स हमें एक तरीके से ढूंढने हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है इंडी। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडिग्नेंट। तो इंडिग्नेंट जो है उसका मीनिंग होता है, इंडिग्नेंट का मीनिंग होता है इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है, शॉक्ड और एंग्री बिकॉज समबडी हैज सेड और डन समथिंग दैट यू डोंट लाइक एंड डू नॉट अग्री विद। नापसंद या प्रतिकूल बात या काम से बहुत रुष्ट या क्रोधित हो जाना। इंडिग्नेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, ठीक है, शॉक्ड और एंग्री। इसके ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही है एंग्री, सेकंड हैप्पी, एक्साइटेड, सीरीन। अब देखिए जब हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो इनके भी मीनिंग अवश्य देखेंगे ताकि आगे हमें काम आए। तो सीरीन का मतलब होता है, यहाँ पर हमने इंडिग्नेंट पढ़ लिया था, अब जो इसके ऑप्शंस हैं उसमें एक सीरीन है। तो सीरीन भी एक एडजेक्टिव है और इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है सिरेनर, सुपरलेटिव डिग्री होती है सिरेनेस्ट। काल्म एंड पीसफुल इसका मीनिंग होता है शांत और अभिभुक्त या गंभीर, ठीक है। तो इस सीरीन जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिग्नेंट का मीनिंग होता है शॉक्ड एंड एंग्री और सीरीन का मतलब होता है काम एंड पीसफुल। तो ये तो अपोजिट हो गया। देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ ऑप्शंस और उनके आंसर याद कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें वर्ड्स को अच्छे से समझ के ताकि आगे हमारी हेल्प हो और जब भी ऐसा ही कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसे हम अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट है फिजिबल। तो फिजिबल के ऑप्शंस है डिफिकल्ट, टेरेबल, इम्पॉसिबल और पॉसिबल। फिजिबल का जो मीनिंग होता है वो होता है पॉसिबल टू डू, जिसे किया जा सके, व्यवहार साध्य, हमें लग रहा है कि हम इसे कर लेंगे। फिजिबल मीन पॉसिबल टू डू। उसमें और भी ऑप्शंस थे जिसमें एक था हिस्टेरिकल। तो फिजिबल जो मीनिंग है पॉसिबल टू डू, यहाँ पर सभी जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सिंपल हैं, डिफिकल्ट, टेरेबल, इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल। तो अगर आपको फिजिबल का मीनिंग पता है तो आप पॉसिबल पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल में ऑप्शंस दिए हुए हैं जोवेल, फ्रेंटिक, कंपोज्ड, सेल्फ कंपोज्ड। तो आपको हिस्टेरिक का मतलब अगर पता है तो आप इसको लगा देंगे। तो हम यहाँ पर हिस्टेरिकल का मतलब देख लेते हैं, वेरी एक्साइटेड एंड अनेबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, अत्यंत उत्तेजित जिसका भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहे, उन्मादग्रस्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है हाइपर एक्टिव रहता है, वेरी एक्साइटेड। तो हिस्टेरिकल का मीनिंग ये होता है। ऑप्शंस में हम देख चुके हैं, एक तो देखिए कंपोज्ड और सेल्फ कंपोज्ड है, ये तो बिल्कुल ही हट गया क्योंकि हम देख चुके हैं कि वेरी एक्साइटेड।
जोवियल और फ्रेंटिक, जोवियल का मीनिंग होता है ही इज़ अ वेरी जॉली पर्सन, हम बोलते हैं ना, तो जोवियल मतलब बहुत ही हंसमुख व्यक्ति जो होता है। हिस्टैरिकल का एक इनफॉर्मल मीनिंग भी होता है वेरी फनी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो जोवियल होगा। फ्रेंटिक का भी मीनिंग आप देख लीजिए, तो फ्रेंटिक का मीनिंग होता है स्ट्रेस्ड, डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है बहुत सीरियसली, मतलब वो बहुत सीरियस है या फिर डिप्रेस्ड है, तो फ्रेंटिक का मीनिंग होता है जिसके अत्यधिक चिंतित, है ना। इन नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज अ ब्लैंक इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन इमिटेड। Beneath each sentence are 4 word or phrases. Choose the word or phrases that best fits the meaning of the sentence. तो इसमें से हमें इसके लिए एक वर्ड चूज करना है। A dash firm are having trouble with industrial relation. Considerable amount of, great deal of, large part of, great many. तो इसका देखिए, अ कंसिडरेबल, जब भी आपको ब्लैंक मिले और ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात होती है ब्लैंक को फिल करने के लिए। तो इसकी जो ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आप एक एक वर्ड को इन ब्लैंक्स में रख के देख लीजिए, अगर आपको सही लग रहा है तो वही ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने लग गए तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ओवर थिंकिंग डी नेचर द क्वेश्चन। तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लग गए तो उस क्वेश्चन को आप गलत करके आएंगे। फर्स्ट टाइम में आपको जो लग रहा है सही है वही सही है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फर्म आर हैविंग ट्रबल विद इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसी अमाउंट, एक ऐसा नंबर जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं, फर्म का जो है उन्हें ट्रबल हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। अ ग्रेट डील ऑफ फर्म, अ लार्ज पार्ट ऑफ फर्म, अ ग्रेट मैनी, तो ये सब सही नहीं लग रहे हैं। ही वॉज फ्राइटेंड, देखिए यहाँ पर आप फ्रेज का क्वेश्चन आ गया है, ये प्रपोजिशन का, कि बीइंग के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं। टू बी किल्ड, यहाँ पर दो एक साथ लिख दिए गए हैं। फॉर बीइंग किल्ड, ऑफ बीइंग किल्ड, तो बीइंग के साथ क्या आएगा? तो जब भी आप यूज करें बीइंग का, यूज बीइंग आफ्टर द वर्ब टू बी। एग्जाम्पल एम, इज, आर, वॉज, वर्ब, तो टू बी यूज होता है बीइंग से पहले। अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? फॉर बीइंग किल्ड और ऑफ बीइंग किल्ड, तो ये दोनों गलत हो गए, यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे दिया है तो दोनों ही सही होंगे। टू बी किल्ड। कैपिटलिस्ट सोसाइटी which regards profit as a valued goal, regarding, regards, was regarded, तो इसका क्या सही लग रहा है आपको? कैपिटलिस्ट सोसाइटी रिगार्ड्स प्रॉफिट एज अ वैल्यूड गोल, तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वो प्रॉफिट को अपना एक वैल्यूएबल गोल मानती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रेनफॉल डैश, रेनफॉल वॉज एडिक्वेट दिस ईयर, the mango tree still did not produce a high yield, यहाँ पर P रह गया है, produce a high yield। अब आप देखिए, due to ठीक है, लेकिन यहाँ पर लो अगर होता, ड्यू टू लो रेनफॉल अगर होता, या फिर इन स्पाइट ऑफ रेनफॉल वॉज एडिक्वेट, इन स्पाइट ऑफ मतलब इसके बाद भी, ऑल्दो रेनफॉल वॉज एडिक्वेट दिस ईयर the mango tree still did not produce a high yield, educate मतलब कि पर्याप्त, although जबकि रेनफॉल जो है वो बारिश जो है फिर भी पर्याप्त हुई, पर फिर भी जो है वो जो पेड़ हैं, आम के जो पेड़ हैं, उन्होंने अपनी अच्छी पैदावार नहीं दी है। सिंस आता है तब से, सिंस तब से, तो इसमें सबसे सही रहेगा ऑल्दो रेनफॉल वॉज एडिक्वेट this year the mango tree still did not produce a high yield। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको एरर दिखाना है कि किस पार्ट में एरर है, एंड read each sentence to find out whether there is any error in an underlined part and select the part as your answer। if you find no error, your answer should be D। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, there is not many traffic along the street
वेयर आई लिव, या फिर अब इसमें वो देखिए एरर कहाँ पर है, देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक, यहाँ पर आएगा मच ट्रैफिक। तो जो गलती है वो इसमें है, देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। तो गलती किस में हो गई, एरर हो गया ए में। When the thief broke into their house, they raised a hue and cry, and the thief caught immediately. Hue का मतलब होता है कि उन्होंने जोर जोर से बोलना चालू कर दिया, ठीक है, और रोने लग गए। उससे क्या हुआ, then the thief caught immediately। अब यहाँ पर देखिए कितना टेक्निकल एरर है यहाँ पर। when the thief broke into their house, जब जब एक चोर घुसा तोड़कर उनके घर में, उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया और रोने लग गए। इससे क्या हो गया, एंड द थीफ कॉट इमीडिएटली। यहाँ पर आएगा एक वर्ड की मिसिंग है, वो है वॉज। एंड द थीफ वॉज कॉट इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं आ रही है, इसलिए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जब हम इसमें लगा देंगे एंड द थीफ वॉज कॉट इमीडिएटली, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो एरर आएगा वो आएगा आपका सी में। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन परस्यू देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ एट अदर फॉर डूइंग द सेम। ये जो विश्व है वो बहुत विचित्र है। मैं ऐसा सोचता हूँ, यहाँ पर हर कोई अपने गोल्डन बबल में रहता है, और जब वो दूसरों पे हंसता है जब दूसरे लोग ऐसा ही करते हैं। इसमें गलती कहाँ है, यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ईच वन जब हम कहते हैं, ईच वन हम तब कहते हैं जब आपको नंबर गिवन हो, जैसे ईच वन फ्रॉम द ग्रुप, ईच वन फ्रॉम द टीम, ईच वन फ्रॉम द क्लासरूम हैज़ मनी। ऐसे करके जब हम कहते हैं तो एक ग्रुप में से सिलेक्ट करते हैं। जब हम पूरे वर्ल्ड को रिगार्ड कर रहे हैं, हम वर्ड को जब कंसर्न में ले रहे हैं, तब हम लगाएंगे एवरी वन, वेयर एवरी वन परस्यू देयर ओन गोल्डन बबल। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ईच की है, यहाँ पर एवरी वन आएगा। एवरी वन परस्यू देयर गोल्डन बबल एंड लाफ एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो एकदम लड्डू क्वेश्चन हैं, जल्दी से उन पर टिक कीजिए, टाइम बचाइए आगे के लिए। आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। मुझे ऐसा पता चला है कि ना तो उसमें कैपेबिलिटी है और ना वो करना चाहता है। दैट ही इज नाइदर, नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है, नाइदर नॉर। तो यहाँ पर इन्होंने और लगा दिया, इसकी जगह क्या आएगा, नॉर। दैट ही इज नाइदर विलिंग नॉर कैपेबल। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन आएगा। आज हमारी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो गई है इसकी। आपको आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपको पता चला होगा कि एरर कैसे आ रहे हैं, जो सिनोनिम्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, पैसेज कैसा आ रहा है, ताकि हम आगे की जो अपनी तैयारी है वो इसी तरह से करते रहें। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या आप ऐसे ही पेपर को प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप कोई और सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं। और मैं पीजीटी बायो की भी स्टार्ट करने की क्लासेस सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि शाम को आया करेगी। सुबह आपकी पार्ट ए आएगा और शाम को आपको पीजीटी बायो की क्लासेस मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने व्यूज़ अवश्य बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।